Hello everyone, my name is Manish Arora. Presently I am serving the nation as a judge. आज जो मैं आपके साथ टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है सेक्शन 112 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। सेक्शन 112 इंडियन एविडेंस एक्ट का बर्थ ड्यूरिंग मैरिज इज अ कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ लेजिटिमेसी से डील करता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस पूरी वीडियो के बाद आपको सेक्शन 112 पे कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा, बिकॉज मैं इस पूरे टॉपिक को सिंप्लीफाइड वे में बिल्कुल डिटेल में आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। इस पूरी वीडियो में हम 3 पॉइंट ऑफ व्यू से सेक्शन 112 को कवर करेंगे। पहला जो पॉइंट ऑफ व्यू हमारा रहेगा, हम 112 को डिटेल में स्टडी करके ये जानने की कोशिश करेंगे कि सेक्शन 112 में वो मैरिजेस की बात कर रहा है, किस तरह की मैरिजेस इसमें कवर हो रही है। क्या वैलिड मैरिजेस, वॉइडेबल मैरिजेस या वॉइड मैरिजेस भी सेक्शन 112 में कवर होती हैं या नहीं होती है। दूसरा टॉपिक हम कोशिश करेंगे, जब हमने 112 को डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है, उसको स्टडी कर लिया है, हर एंगल से उसको पढ़ लिया है, तो हम कोशिश करेंगे उसमें जानने की क्या सेक्शन 112 में कोई एक्सेप्शन है। सेक्शन 112 को जब आप रीड करते हैं तो वहाँ पे नॉन एक्सेस की एक एक्सेप्शन आपके पास दी हुई है। हम आज जानने की कोशिश करेंगे क्या नॉन एक्सेस के अलावा कोई और एक्सेप्शन, जैसा कि क्या अगर फादर चाहे प्रूफ करना कि मैं इस बच्चे का फादर नहीं हूं, क्या वो उस केस में किसी और एक्सेप्शन को लाइक ब्लड टेस्ट के लिए कोर्ट की परमिशन ले सकता है, क्या वो डीएनए टेस्ट के लिए कोर्ट की परमिशन ले सकता है, क्या वो इम्पोर्टेंसी को प्रूफ कर सकता है कि आई वॉज इम्पोर्टेंट एट द टाइम ऑफ व्हेन द चाइल्ड वॉज बेगोटन। तो इन टॉपिक्स को हम जानने के बाद नेक्स्ट कोशिश करेंगे जानने की क्या सेक्शन 112 में कोई लूप होल है, या अगर कोई लूप होल है तो आप सब जानते हैं हमारे पास इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को रिप्लेस करने जा रही है हमारी गवर्नमेंट भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 से, जिसका बिल पार्लियामेंट में पेश हो चुका है। क्या ये जो नया एविडेंस लॉ हमारे पास गवर्नमेंट लेके आई है उसमें पुराना जो सेक्शन 112 में अगर लूप होल्स थे, क्या उसको ओवरकम किया गया है या नहीं किया गया है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो सेक्शन 112 के साथ। सेक्शन 112 को स्टार्ट करने से पहले अगर आपके पास बेयर एक्ट है, आप उसे प्लीज सेक्शन 112 इंडियन एविडेंस एक्ट का ओपन कर लीजिए, क्योंकि सेक्शन 112 आपको समझने से पहले एक बारी उसको रीड करना जरूरी होगा। आप देखिए सेक्शन 112 जो है डेट इज डीलिंग विद बर्थ ड्यूरिंग मैरिज, कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ लेजिटिमेसी। वो कह रहा है कि अगर किसी मैरिज के बीच में बर्थ होता है किसी बच्चे का, दैट विल बी कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ लेजिटिमेसी। पहले मैं आपको क्लियर होगा अगर आप लॉ के स्टूडेंट हैं, कंक्लूसिव प्रूफ क्या होता है। हमारे पास लॉ में 3 तरह की प्रिजम्पशंस होती है अगर आप सेक्शन 4 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट को रेफर करते हैं। पहली मे प्रिजम्पशन, दूसरी शेल प्रिजम्पशन और लास्ट कंक्लूसिव प्रिजम्पशन। पहली प्रिजम्पशन में मे प्रिजम्पशन की अगर हम बात करें तो कोर्ट के पास वहां पे ऑप्शन रहता है कि कोर्ट में प्रिज्यूम, कोर्ट चाहे तो उस फैक्ट को प्रिज्यूम कर ले, चाहे तो ना करे। फिर शेल प्रिजम्पशन जो होती है वहां पे कोर्ट जो है कोर्ट को प्रिज्यूम करना पड़ेगा, बट वो शेल प्रिजम्पशन इज रिबटेबल प्रिजम्पशन। दूसरी अगर कोर्ट इज ड्यूटी बाउंड टू प्रिज्यूम दैट प्रिजम्पशन, जहां पे शेल प्रिज्यूम की बात आएगी, बट दूसरी जो पार्टी है जिसके अगेंस्ट वो प्रिजम्पशन कोर्ट ने ड्रॉ किया है, वो वहां पे एविडेंस लेड कर सकता है उस प्रिजम्पशन को डिनाई करने के लिए, उसको गलत साबित करने के लिए। तो शेल प्रिजम्पशन आपको क्लियर हो गया। ऐसी एक प्रिजम्पशन हमारे पास आती है कंक्लूसिव प्रिजम्पशन, जहां पे लॉ कंक्लूसिव प्रिजम्पशन की बात करता है। तो उसमें देखिए ये कंक्लूसिव प्रिजम्पशन जो होती है ना, वो इररिबटेबल प्रिजम्पशंस होती हैं। पहला, कोर्ट ड्यूटी बाउंड है उस चीज को प्रिज्यूम करने के लिए, और जब कोर्ट उस चीज को प्रिज्यूम कर लेता है, लॉ प्रिज्यूम कर लेता है उस चीज को,
तो वो जो प्रिजम्पशन है दैट इज कंक्लूसिव, वो रिबटेबल नहीं है। आप उसमें कोर्ट में एविडेंस नहीं दे सकते हो कि ये एविडेंस लीजिए और ये जो आपने प्रिज्यूम किया ये तो झूठा था, मतलब ये तो चीज साबित ही नहीं हो रही है। यू आर बार्ड फ्रॉम गिविंग एनी एविडेंस टू रिबट दैट प्रिजम्पशन। तो आपको शेल प्रिज्यूम, और देखो शेल में भी कोर्ट बाउंड होता है उस चीज को प्रिज्यूम करने के लिए, कंक्लूसिव में भी बाउंड होता है, बट जो शेल प्रिजम्पशंस होती हैं वो प्रिजम्पशंस रिबटेबल होती है। आप कोर्ट में एविडेंस दे सकते हो उस चीज को डिनाई करने के लिए, उसके अगेंस्ट एविडेंस जो भी आपके पास है, बट कंक्लूसिव प्रूफ में आपको लॉ बार करता है कि आप कोर्ट में एविडेंस ही नहीं दे सकते। जो प्रिज्यूम कोर्ट ने कर लिया दैट इज फाइनल। तो जो सेक्शन 112 की प्रिजम्पशन है वो तीसरी वाली प्रिजम्पशन है, कंक्लूसिव वाली, कि कोर्ट ने अगर उसको प्रिज्यूम कर लिया तो वो फाइनल है, आप उसके लिए उसके अगेंस्ट कोई एविडेंस तक कोर्ट में लेड नहीं कर सकते। आप ध्यान से सुनिए, अब मैं सेक्शन 112 एक बार आपके साथ पढ़ रहा हूं, मेरे साथ पढ़िए, कोशिश कीजिए। द फैक्ट दैट एनी पर्सन वॉज बोर्न ड्यूरिंग द कॉन्टिन्यूअस ऑफ अ वैलिड मैरिज। देखिए वो कह रहे हैं कि ये तथ्य कि अगर कोई बच्चे का जन्म होता है, एनी पर्सन वॉज बोर्न, अगर किसी बच्चे का जन्म होता है ड्यूरिंग द कॉन्टिन्यूअस ऑफ अ वैलिड मैरिज, यहां पे बात कर रहा है पहला, किसी बच्चे का जन्म हुआ ड्यूरिंग द कॉन्टिन्यूअस, यानी कि जो मैरिज है वो सबसिस्टिंग मैरिज होनी चाहिए। ड्यूरिंग द, आज मैरिज हुई, उसके बाद जब बच्चे का बर्थ होगा तो मैरिज सबसिस्टेंस में, अगर आज की डेट में किसी की मैरिज हो रही है तो वो मैरिज आज से सबसिस्टेंस में हो जाएगी। तो ड्यूरिंग द सबसिस्टेंस यानी कि कॉन्टिन्यूअस ऑफ अ वैलिड मैरिज, और जो वो मैरिज है वो वैलिड होनी चाहिए। अगर ड्यूरिंग द कॉन्टिन्यूअस ऑफ अ वैलिड मैरिज बिटवीन हिज मदर एंड एनी मैन, उस बच्चे की जो मदर है, मदर हमेशा आइडेंटिफाइड होती है, हम यहाँ पे फादर की पैटर्निटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उस एक्ट कहता है उस बच्चे की मदर एंड एनी मैन, और किसी व्यक्ति के बीच में ड्यूरिंग द कॉन्टिन्यूअस ऑफ अ मैरिज और विदिन 280 days आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ दैट मैरिज, within 280 days after the dissolution of that marriage, the mother remaining unmarried। आप देखिए यहां तक का जो हमने टॉपिक अभी बेयर एक्ट से रीड किया है, अगर मैरिज वहां पे डिसॉल्व हो चुकी है फ्रॉम द डेट ऑफ डिसोल्यूशन, अगर 280 डेज के बीच में किसी बच्चे का बर्थ होता है, वहां पे कंडीशन एक कोर्ट ने लगा दी है कि 280 डेज के बीच में उस मदर की रीमैरिज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उस मदर की 280 दिन के बीच में अगर उसने रीमैरिज नहीं की है, और आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज किसी बच्चे का 280 दिन के बीच में बर्थ होता है, तो वो बच्चा जो है शैल बी कंक्लूसिव प्रूफ दैट ही इज लेजिटिमेट सन ऑफ दैट मैन। तो ये लॉ प्रिज्यूम करके चलेगा, कंक्लूसिव प्रिजम्पशन है, लॉ ये प्रिज्यूम करके चलेगा कि जो वो बच्चा है वो उस आदमी का, उस व्यक्ति का जायज बच्चा है, यानी कि लेजिटिमेट बच्चा है। तो आप इसको इस तरह से समझिए, दोबारा से पहले दिन से बात कर रहे हैं, जब मैरिज हुई, मैरिज वैलिड है, उस दिन से लेकर मैरिज टर्मिनेट हो गई, मतलब डिसॉल्व हो गई, उसके 280 दिन तक मदर ने अगर दोबारा से शादी नहीं की, उस ड्यूरेशन में, ठीक है ना, मैरिज जिस दिन होती है उस दिन से लेकर मैरिज जब डिसॉल्व भी हो गई, अगर तो मैरिज डिसॉल्व ही नहीं हुई तब तो चलो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, अगर मैरिज डिसॉल्व भी हो जाती है तो उसके 280 दिन, आने वाले जो 280 दिन होंगे, अगर उसकी मदर ने दूसरी शादी नहीं की है, उस ड्यूरेशन में अगर किसी बच्चे का बर्थ होता है, तो लॉ यहां पे एक कंक्लूसिव प्रिजम्पशन लेके चल रहा है कि वो जो बच्चा है उस पर्सन का, मेल की बात कर रहा हूं मैं यहां पे, वो उसका जायज यानी कि लेजिटिमेट बच्चा माना जाएगा। और अगर ये कंक्लूसिव प्रिजम्पशन है तो आप जानते हैं, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया, आप कोर्ट में ये प्रूव नहीं कर सकते, आप ये एविडेंस नहीं दे सकते
कि वो बच्चा जो है वो मेरा लेजिटिमेट बच्चा नहीं है। लॉ ने वहां पे कंक्लूसिवली मान के चल लिया, कोर्ट वहां पे बाउंड है उस चीज को मानने के लिए। अगर बच्चा ड्यूरिंग सब्सिस्टेंस ऑफ मैरिज और रिजोल्यूशन ऑफ मैरिज के 280 दिन के बीच में होता है, मदर ने दूसरी शादी नहीं की, तो लॉ ने वहां पे प्रिज्यूम कर लिया कि वो जो बच्चा है उस बंदे का, मैन है जो वहां पे, उसका लेजिटिमेट बच्चा है। और ये जो प्रिजम्पशन है कंक्लूसिव है, नॉन इररिबटेबल प्रिजम्पशन है ये, ठीक है। तो लॉ ने यहाँ पे प्रिज्यूम कर लिया। तो पहला आपको ये टॉपिक तो क्लियर हो गया कि किस ड्यूरेशन में वो बच्चा अगर पैदा होता है तो वो लेजिटिमेट माना जाएगा। अब देखिए, जब हम सेक्शन को रीड कर रहे थे तो वहां पे एक टर्म हमने पढ़ा कि मैरिज जो है वो वैलिड मैरिज होनी चाहिए। तो यहाँ पे एक और हमारे पास चीज आती है कि क्या सिर्फ वैलिड मैरिज ही यहाँ पे कवर होगी? क्या वॉइडेबल मैरिज से अगर कोई बच्चा हो रहा है, क्या वो सेक्शन 112 में कवर होगा? देखिए, आपने लॉ पढ़ते हुए एक टर्म पढ़ी होगी, वॉइडेबल मैरिजेस। आप जानते हैं क्या होता है कि विच इज voidable, which can be avoided at the option of one party, but until it is avoided, जब तक उसको हम कोर्ट में अवॉइड करवाने नहीं गए, voidable डिक्लेयर करवाने नहीं गए हैं, तब तक that marriage will be treated perfectly a valid marriage। तो जब तक हमने उसको डिक्लेयर नहीं करवाया voidable मैरिज को कोर्ट से, तब तक वो मैरिज वैलिड मैरिज की तरह ट्रीट होती है। इट मीन्स कि वॉइडेबल मैरिज भी सेक्शन 112 में कवर हो रही है। तो आपको यहां से दो चीजें तो पता चल गई कि वैलिड मैरिज कवर हो रही है सेक्शन 112 में, दूसरी वॉइडेबल मैरिज 112 में कवर हो रही है। अब तीसरा हम पॉइंट यहां पे लेके चलते हैं, क्या वॉइड मैरिजेस, आप हिंदू लॉ में पढ़ते हैं वॉइड मैरिजेस कौन कौन सी होती है, क्या वॉइड मैरिजेस जो है वो सेक्शन 112 में कवर होगी? बिकॉज सेक्शन 112 जो है वो तो स्पेसिफिकली बात कर रहा है वहां पे हमारे पास कि जो वैलिड मैरिजेस है वही होनी चाहिए। तो देखो, सेक्शन 112 में वैलिड मैरिज की बात की हुई है, और आप लेके चलिए कि वॉइड मैरिजेस सेक्शन 112 में कवर नहीं होती है। अब हम आगे चलते हैं सेकंड टॉपिक के ऊपर, क्या इस रूल की कोई एक्सेप्शन है? देखिए, एक्ट में एक एक्सेप्शन तो दिया हुआ है। अगर हम बेयर एक्ट में आगे उसको रीड करते हैं, जहां तक हमने रीड कर लिया था, वहां पे आप पढ़ेंगे अनलेस लिखा हुआ है। अनलेस का मतलब है यहाँ पे एक्सेप्शन, यानी कि इस सिचुएशन के अलावा कोर्ट कंक्लूसिव प्रिजम्पशन लेके चल रहा है, बट दिस इज एक्सेप्शन अनलेस इट कैन बी शोन दैट द पार्टीज टू द मैरिज हैड नो एक्सेस टू ईच अदर एट एनी टाइम व्हेन ही कुड हैव बीन बेगोटन। यानी कि जब उस बच्चे को कंसीव किया जा रहा था, उस टाइम पे जो पार्टीज हैं, यानी कि उसकी मदर और दैट मैन, वो जो व्यक्ति है, उन दोनों के बीच में कोई एक्सेस नहीं था। यानी कि उन दोनों के बीच में नॉन एक्सेस था। नॉन एक्सेस का मतलब है यहां पे कि वो मैरिज कॉन्ज्यूमेट नहीं कर सकते थे, या किसी भी सेंस में आप कह लीजिए कि वो इंटीमेट नहीं हो सकते थे। तो अगर उसको, जो फादर है यहाँ पे, जिसको लॉ कंक्लूसिव प्रिजम्पशन लेके चल रहा है कि जो वो बच्चा है उसका वो जायज यानी कि लेजिटिमेट बच्चा है, अगर उसको ये प्रूफ करना है कि ये बच्चा मेरा नहीं है, तो वहां पे सिर्फ एक ही रास्ता है, वो नॉन एक्सेस को प्रूफ करे कि उसके बीच में और उस बच्चे की मदर के बीच में, जब वो बच्चा कंसीव किया गया है, उस ड्यूरेशन में कोई एक्सेस ही नहीं था। अगर वो नॉन एक्सेस को वहां पे प्रूफ कर देता है कोर्ट में, तो ये प्रिजम्पशन नहीं लगेगी। ये जो कंक्लूसिव प्रिजम्पशन है वो उस बच्चे का फादर नहीं माना जाएगा। तो एक ही हमारे पास यहाँ पे एक्सेप्शन आती है, यानी कि नॉन एक्सेस। अब हम इस टॉपिक को आगे थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। क्या नॉन एक्सेस के अलावा किसी और तरह से वो प्रूफ कर सकता है कि ये बच्चा मेरा लेजिटिमेट बच्चा नहीं है? क्योंकि अगर हम बेयर एक्ट की बात करें तो यहां पे तो सिर्फ एक ही एक्सेप्शन दिया हुआ है हमारे पास, नॉन एक्सेस। इसके अलावा क्या चांसेस हो सकते हैं? सपोज कीजिए वो फादर ये प्रूव करना चाहता है कि
व्हेन द चाइल्ड वाज कंसीव्ड, जब वो बच्चे को कंसीव किया गया, वो फादर जो है वो इंपॉर्टेंट था, या वो कोर्ट में प्रूफ करना चाहता है कि ये बच्चा मेरा नहीं है। आप इसका डीएनए सैंपल लेके देखिए, डीएनए सैंपल से क्लियर हो जाएगा कि ये बच्चा मेरा नहीं है। या वो कोर्ट में कहना चाहता है कि इसका डीएनए या ब्लड सैंपल लीजिए, मदर का ब्लड सैंपल लीजिए, मेरा ब्लड सैंपल लीजिए, और मैं इस चीज से प्रूफ कर दूंगा कि ये बच्चा मेरा नहीं है। तो क्या वो डीएनए टेस्ट के लिए कोर्ट से परमिशन ले सकता है? क्या कोर्ट वहां पे उसको परमिशन देगा? इस चीज को जानने के लिए आइए हम डिस्कस करते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के कुछ केसेस। इसी सीरीज में हमारे पास पहली जो जजमेंट है वो आती है गौतम कुंडू वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। देखिए, गौतम कुंडू की जजमेंट में 1993 में जजमेंट हमारे पास आती है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि सेक्शन 112 जब हम रीड करते हैं उसमें स्पेसिफिकली आपको एक्सेप्शन में दिया हुआ है कि ओनली नॉन एक्सेस कैन बी प्रूव्ड फॉर डिनाइंग द पैटर्निटी ऑफ द फादर। यानी कि अगर फादर कहता है कि ये मेरा बच्चा नहीं है तो सिर्फ उस फादर के पास एक ही तरीका है नॉन एक्सेस कोर्ट में प्रूफ करने का। अदरवाइज कोर्ट उस बच्चे की लेजिटिमेसी मान के चलेगा, कंक्लूसिव प्रूफ मान के चलेगा उस चीज को। ठीक है, तो इसके इसी लाइन में हमारे पास जो दूसरी जजमेंट आती है 2014 में नंदलाल वासुदेव बैदविक वर्सेस लता नंदलाल बैदविक। देखिए, इस केस में प्राइमा फेसाई वो प्रूफ कर लेता है कोर्ट में, जो हस्बैंड होता है वो प्रूफ कर लेता है, यानी कि फादर कोर्ट में ही प्रूफ कर देता है प्राइमा फेसाई कि उसका नॉन एक्सेस था उस वाइफ के साथ, मदर के साथ, व्हेन द चाइल्ड वाज कंसीव्ड। तो प्राइमा फेसाई जब वो ये चीज प्रूफ कर लेता है तो कोर्ट उस केस में डीएनए के लिए ऑर्डर पास कर देती है। कोर्ट डीएनए के लिए ऑर्डर पास करते हुए कहती है कि जब इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 पास हुआ था और एट द टाइम व्हेन इंडियन एविडेंस एक्ट वाज पास्ड, डीएनए टेस्ट तो उस समय था ही नहीं, वो टेक्नोलॉजी तो अभी हमारे पास थी ही नहीं। कोर्ट कहती है कि लॉ और सोसाइटी डेवलप एक साथ होती है, तो आज अगर हमारे पास एडवांस साइंस है जिसके बेसिस पे हम उस फादर की पैटर्निटी को प्रूव कर सकते हैं या फिर वो डिनाई कर सकता है, तो कोर्ट ने इसको लाइट में रखते हुए जो है यहाँ पे डीएनए टेस्ट के लिए ऑर्डर कर दिया। तो देखिए, पहला जो केस था हमारे पास गौतम कुंडू वाला, उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 1993 में कहा डीएनए टेस्ट के लिए ऑर्डर नहीं किया जा सकता। बट लता नंदलाल वाले केस में जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में कहा कि ऑर्डर किया जा सकता है। उसके इसी लाइन में हमारे पास एक तीसरी जजमेंट आती है ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट की, W वर्सेस H। कोर्ट ने कहा किसी भी बाल्ड एलिगेशन, फ्रिवलस एलिगेशन के लिए हम डीएनए टेस्ट ऑर्डर नहीं कर सकते। कोर्ट ने इवन की यहाँ पे नंदलाल वासुदेव वाले केस को रेफर किया। कोर्ट ने कहा इवन इन दैट केस जो पार्टी थी उसने नॉन एक्सेस को प्राइमा फेसाई प्रूफ किया। इन द लाइट ऑफ दैट नॉन एक्सेस जो प्राइमा फेसाई उसने प्रूफ किया, तब जाके कोर्ट ने डीएनए टेस्ट के लिए ऑर्डर किया। तो कोर्ट ने नंदलाल को ही एक्सप्लेन करते हुए कहा कि डीएनए टेस्ट सिर्फ उस केस में ऑर्डर किया जा सकता है जहां पे प्राइमा फेसाई वो प्रूफ करता है पार्टी कि मेरा तो नॉन एक्सेस था वहां पे। अगर वो प्राइमा फेसाई वहां पे प्रूफ करने के लिए ये हो जाता है सक्षम इसमें कि वहां पे नॉन एक्सेस था, तब कोर्ट उसमें डीएनए टेस्ट के लिए ऑर्डर कर सकती है। बट किसी भी बाल्ड एलिगेशंस, मियर नॉर्मल वो एलिगेशंस लगा रहा है, उसके पास ये चीज हल्की सी भी कोर्ट में, प्राइमा फेसाई भी कोर्ट में प्रूफ नहीं कर पाया कि उसका नॉन एक्सेस था, तो कोर्ट कभी भी डीएनए टेस्ट उसमें ऑर्डर नहीं करेगी। ठीक है, तो इसी लाइट में हमारे पास एक और जजमेंट आती है रिसेंटली 2023 में, अजिंक्य की जजमेंट। देखिए, इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अगेन ये चीज कही कि जो सेक्शन 112 की प्रिजम्पशन है उसको सिर्फ एक ही तरीके से डिनाई किया जा सकता है।
उसकी सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है, वो है नॉन एक्सेस। और अगर वो प्राइमा फेसाई किसी केस में नॉन एक्सेस को प्रूव कर लेती है पार्टी, उसकी लाइट में तो आप डीएनए टेस्ट को ऑर्डर कर सकते हो, बट फ्रिवलस बाल्ड एलिगेशंस को प्रूव करने के लिए कभी भी डीएनए टेस्ट ऑर्डर नहीं किया जा सकता है। देखिए, जो सेक्शन 112 है, जो सफरर है वहां पे, वो बच्चा भी होने वाला है, क्योंकि उसकी लेजिटिमेसी का जो स्टेटस है वो स्टेक पर है। बेसिकली दो ऑब्जेक्टिव हो गए इसके हमारे पास, एक तो बच्चे के राइट्स को प्रोटेक्ट करना, दूसरा मदर की चेस्टिटी को प्रोटेक्ट करना। तो ये दो पर्पस थे, पब्लिक पर्पस, मॉरलिटी, इसके पीछे रीजन था सेक्शन 112 का। अब हम आगे चलते हैं, क्या इस लॉ में कोई लूप होल है? आप जैसा कि अभी अगर सेक्शन पूरा 112 समझ गए हैं, तो लूप होल तो आपको वैसे में ही इसमें नजर आ गया होगा कि हस्बैंड जो है, जो फादर है, उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है सिर्फ नॉन एक्सेस के अलावा वो कुछ और अगर देखिए जेन्युइन केसेस भी हो सकते हैं हमारे पास जहां पे वो एक्सेस में था, मतलब अपनी जो उसकी वाइफ है, यानी कि जो वो मदर है बच्चे की, उसके साथ वो एक्सेस में तो था, बट फिर भी किसी जेन्युइन केस में वो बच्चा उसका नहीं था। क्योंकि देखिए 1872 में लॉ एनेक्ट हुआ, आज 2023 चल रहा है, सोसाइटी हमारी बहुत एडवांस हो चुकी है, आज की डेट में हम लिव इन कल्चर में रह रहे हैं, तो ऐसी भी पॉसिबिलिटीज है कि हस्बैंड का, फादर का एक्सेस होते हुए भी वो बच्चा उसका नहीं है, तो उसके बावजूद भी कोर्ट में उसके अगेंस्ट वो कोई एविडेंस नहीं दे सकता, क्योंकि एक ही चीज वो कोर्ट में प्रूव कर सकता है, दैट इज नॉन एक्सेस। तो जब उसका एक्सेस है मदर के साथ और वो बच्चा उसका एडल्ट्री की फॉर्म में, आप इसको ले सकते हैं कि मदर का किसी और के साथ रिलेशन है, तो वो बच्चा उस फादर का नहीं है, बट वो फादर फिर भी कोर्ट में प्रूफ नहीं कर सकता। तो हमारे पास जो ये एक लूप होल है, इसको अमेंड करना यहाँ पे जरूरी हो जाता है। लॉ यहाँ पे सेक्शन 112 में इस चीज को डील करना आज की डेट के अकॉर्डिंगली, बिकॉज लॉ चेंजेस एज पर द सोसाइटी। अगर सोसाइटी हमारी एडवांस हुई है, टेक्नोलॉजी हमारी एडवांस हुई है, साइंस हमारी एडवांस हुई है, तो उसके अकॉर्डिंगली हमारे लॉ को भी चेंज होना चाहिए। अभी जो गवर्नमेंट है, नया बिल हमारे पास लेके आती है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, उसमें जो पुराने एविडेंस लॉ में सेक्शन 112 था, जो नया लॉ लेकर आ रही है, अभी बिल है वो पास नहीं हुआ, उसमें वो सेक्शन 116 है, पर जो सेक्शन के इंग्रेडिएंट्स हैं, जो उसकी वर्डिंग है, वो एज इट इज सेम है। उसमें कहीं पे भी डीएनए या किसी और चीज को ऐड ऑन नहीं किया गया। तो जो लूप होल हमारे पास पुराने वाले एक्ट में था, वो अभी भी कंटिन्यू हो रहा है नए वाले एक्ट में भी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सेक्शन 112 इंडियन एविडेंस एक्ट काफी हद तक क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी डाउट है सेक्शन 112 पे, या आप चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे बनाऊं, तो आप कमेंट्स कर दीजिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।